बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि फूड सिक्योरिटी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल सिक्योरिटीज़, लेकिन अर्बन सेटिंग में ये बात भी दुरुस्त है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल सिक्योरिटीज़। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी बिल्कुल इंटरवोवन होते चले जा रहे हैं हमारी अर्बन और रूरल सेटिंग की वजह से। और अर्बन सेटिंग में जिस तरह एक कमोडिटी के तौर पे परचेज़ करना पड़ता है और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। सपोर्ट प्राइस जो है वो किस तरह फ़ायदेमंद है और किस तरह फ़ायदेमंद नहीं है, किस तरह उससे सर्कुलर डेट क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए और एक प्रॉपर पॉलिसी मैकेनिज़्म डिवाइस करने के लिए किसी नॉलेज मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी काम भी है और हुकूमत को मशवरा भी देते हैं। ये अभी फूड गंदम की जो कि स्टेपल फूड है हमारी, प्रिक्योरमेंट की प्राइस मुकर्रर की गई है। सुनने में आता है कि सूबों का डिफरेंट प्राइस पे कुछ राय थी, तो थोड़ा सा हमें बताएं, फिर बातचीत आगे करते हैं। हाँ, ये जो अमदादी कीमत है कल ईसीसी ने अप्रूव कर दी है। पहले 1400 रुपये मन थी, अब 1600 रुपये मन हो गई है। इस पर सिंध की और बलूचिस्तान की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो चाह रहे थे कि 1600 से ज़्यादा हो, 1700 या 1750 की रेंज में। पंजाब का ख्याल था कि इसको 1600 पे रहना चाहिए। और ये बड़ा कैच-22 सिचुएशन होता है वफाकी हुकूमत के लिए अमदादी कीमत को मुकर्रर करना, चूँकि दो तबकात का ख्याल रखना होता है। एक तो काश्तकारों का ख्याल रखना होता है कि उनकी जो लागत है वो पूरी हो सके। इतनी अमदादी कीमत जो है उनको ज़रूर दी जाए कि वो जो अखराजात उनको करने हैं खाद पे, बीज पे, पानी पे, डीज़ल पे, वो पूरे हो सकें। और दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखना होता है कि अमदादी कीमत आपकी जो अर्बन इन्फ्लेशन है ये उसका मौजब बनती है। चूँकि अमदादी कीमत का मतलब ये होगा कि अगले साल आटा भी उतना महंगा होगा। जब आटा महंगा होगा तो तंदूर की रोटी भी महंगी होगी। और ये तंदूर की रोटी जो है ये पेट्रोल की तरह ये एक इंडिकेटर है। जैसे जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है, तो इसी तरीके से जब रोटी जो है उसकी कीमत में इजाफा होता है, आटे की कीमत में इजाफा होता है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। इस वक्त जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1600 रुपये रखी गई है। अगर आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम देखें तो ये तकरीबन $245 पर टन बनती है। और जो इसमें दूसरा बड़ा फैक्टर होता है वो ये होता है कि अगर तो पाकिस्तान की जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट की कीमत से ज़्यादा हो तो फिर तो गंदम जो है पाकिस्तान में रुकती है। अगर वो कम हो, इंटरनेशनल मार्केट की कीमत ज़्यादा हो, तो फिर जैसे इस साल हो गया कि गंदम स्मगल होना शुरू हो गई, फिर गंदम को स्मगल करने के लिए इंसेंटिव मौजूद होता है, भले वो अफ़गानिस्तान जाए या वो वहाँ से सेंट्रल एशियन स्टेट पे जाए। अब आज का अगर हम इंटरनेशनल मार्केट का रेट देखते हैं तो अभी जो सौदे पाकिस्तान कर रहा है, टीसीपी ने जो सौदे किए हैं इंपोर्ट के लिए, वो तकरीबन $280 $285 पे वो हो रहे हैं। अगर तो ये सर्दियों में जो कोविड की लहर है बाकी पूरी दुनिया में भी और हमारे जो फूड वीट सप्लायर कंट्रीज़, अगर तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज और कोविड ने काश्त होगी, जो यील्ड होगी उसको असर ना किया, तो फिर तो शायद थोड़ी सी स्टेबल हो जाए गंदम की कीमत। अगर ये स्टेबल नहीं होती है और पाकिस्तान की कीमत जो है वो कम होती है तो शायद ये एमएसपी जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बढ़ाने का कोई खातिर का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गंदम जो है वो फिर स्मगल हो रही होगी और अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो उसी तरीके से वो चल रही होगी। तो ये जो सपोर्ट प्राइस है, ये तो इसमें तो फिर सब्सिडी भी इन्वॉल्व होगी। सब्सिडी होती है ना सपोर्ट प्राइस के बाद, फिर जो इशू प्राइस होती है, यानी सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध और पास्को वगैरह ये किस रेट पे किसान से गंदम ख़रीदेंगे, और उसके बाद फिर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा रख के उस पर इशू की जाती है गंदम फ्लोर मिलों को। जैसे पिछले साल 1400 रुपये मन खरीदी गई और 1475 रुपये मन पे फ़रोख्त की जा रही है। और वो जो सब्सिडाइज रेट पे जो फ़रोख्त की जाती है उसकी बेस पे फ्लोर मिलों को कहा जाता है कि कंट्रोल रेट पे आटा बेचें, जो कि आज का कंट्रोल रेट 43 रुपये है, लेकिन हमें मालूम है कि आटा 75 रुपये 75 किलो से कम नहीं 70 मिलता है। मिल रहा है, 70-75 रुपये। तो ये इस तरह की डायनामिक्स जो होंगी वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ऑब्वियसली और रूरल अर्बन सेटिंग में भी काफ़ी फ़र्क होता होगा इसमें। डेफिनेटली रूरल अर्बन सेटिंग में फ़र्क होता है। इसका जो एक दूसरा पहलू है देखने का, वो ये है कि ये भी देखना होगा कि जो अमदादी कीमत है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है। तो एक रिसर्च के मुताबिक उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो टॉप 40%
किसान होते हैं उनको होता है, जिनका रकबा ज़्यादा है, जिनके पास इतनी गंदम आ जाती है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए रख के, सीड के लिए रख के बाकी बेच सकें। जो दरमियाने काश्तकार होते हैं वो भी गंदम बेच रहे होते हैं, या उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो लेबर को पे करने के लिए, बाकी जगहों पे पे करने के लिए। एज सच शायद वो महकमा खुराक को नहीं बेच पाते, चूँकि महकमा खुराक जो है वो बारदाना या जो गनी बैग्स होते हैं उनमें वो गंदम ख़रीदता है, और ये बैग का हसूल बज़ाते ख़ुद एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाँ, मुश्किल होता प्रोसेस है, ये हर एक काश्तकार को है, नहीं ऊपर मिल है। सकता है। और जो लोअर 40% फार्मर्स हैं जिनकी लैंड होल्डिंग कम है, उनमें से सिर्फ 3% ऐसे हैं जो कि अपनी गंदम बेच पाते हैं। तो अगेन ये एक जो हमारे बड़े काश्तकार हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचता है, और उन्हीं का रकबा होता है जिसमें वो अल्टरनेट सोच सकते हैं कि उन्होंने गंदम उगानी है, या उन्होंने सूरजमुखी उगानी है, या मकई उगानी है, या कोई और फसल उस पर उगानी है। अच्छा, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और इसके बाद हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिसी इनिशिएटिव में तो रूरल अर्बन सेटिंग को हमें देखना पड़ता है। जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि ये तो सब्सिडी है, तो ज़ाहिर है इसको कहीं से पैसे आएंगे, तो ये भी तो एक किस्म का बैकलॉग नहीं क्रिएट होना शुरू हो ये जाएगा? किसका वीट सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा सर्कुलर होगा। डेट, ये मैं वीट कहना सर नहीं था चाहता हाँ, लफ्ज़ नहीं ये। नहीं, ये वीट सर्कुलर डेट है हाँ, बेसिकली। हुकूमत पंजाब चूँकि पाकिस्तान की टोटल गंदम का 75% पंजाब में पैदा होता है, और हुकूमत पंजाब जो है वही इसकी सबसे बड़ी ख़रीदार है। तो हुकूमत पंजाब बैंक से लोन लेती है, और उस लोन के बदले से वो फिर गंदम ख़रीदती है। फिर उस ख़रीदी हुई गंदम को स्टोर करने के लिए, उसको इशू करने के लिए, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उस पर अलहदा से पैसे खर्चे जाते हैं। तो इस वक्त तक जो पिछले साल सीज़न तक का जो सर्कुलर डेट हुकूमत पंजाब का बन चुका था वीट पे, वो तकरीबन 450 अरब रुपए था। बहुत यानी ज़्यादा। 7 अरब रुपए की तो सिर्फ बारदाना ख़रीदा जाता है हर साल, जिसमें गंदम जो है वो ख़रीदनी होती है। 35 अरब रुपए जो है वो इसकी स्टोरेज और हैंडलिंग कास्ट जो है वो बनती है। तो दोनों तरफ ये सब्सिडी देने की कोशिश की जाती है। हुकूमत जो है आमदादी कीमत के ज़रिए ख़रीद के काश्तकार को सब्सिडी देती है, और फिर इसको एक सब्सिडाइज प्राइस पे फ्लोर मिल को इशू करके कोशिश करती है कि अर्बन कंज्यूमर जो है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको आटा और रोटी जो है वो कंट्रोल प्राइस पे मिल सके। तो आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग रन में गुर्बत को देखा जाए और पॉलिसी को इसमें, या इसमें बाद में आते हैं, अभी आ जाते हैं दोबारा इसके ऊपर हम कोविड के ऊपर। कोविड की एक और लहर आई हुई है और महंगाई भी हो रही है। तो कोविड जो है उसकी पॉलिसीज़ और है कि लोगों को पैसा मिले, और महंगाई जो है वो ये है कि मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन हो। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या करने वाली है, ये क्या होगा आगे? देखिए, ऑब्वियसली अगर हम आज के केसेस देखें जो कल के, तो 750 से ऊपर हैं। कीमती जानों का ज़िया जो है वो भी हो रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद की पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बड़े 4-5 हॉस्पिटल हैं, कहीं भी आइसोलेशन वार्ड में जगह बेड बेड फारिग नहीं है। तो कोविड जो है वो यकीनन थोड़ी सी उसमें नए इन्फेक्शन में कमी आई थी, लेकिन अब बड़ी तेज़ी से वो दोबारा फैल रहा है। अगर खुदा न खास्ता इसका सिलसिला जारी रहता है और हमें किसी फर्दर स्मार्ट लॉकडाउन पे या किसी किस्म के लॉकडाउन पे जाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको फिस्कल स्टिमुलस के लिए पैसे देना पड़ेंगे। अगर फिस्कल स्टिमुलस के लिए पैसे देना पड़ते हैं तो यकीनी तौर पे बाकी इकॉनमी जो है वो भी क्रिपल होगी, और रेवेन्यू जो है रेवेन्यू भी मुतासर हो रहा होगा, चूँकि टैक्स बेस जो है वो कम होगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और अगर वो डबल फिगर में दाखिल हो रही है, तो फिर मॉनेटरी इसका टाइटनिंग जो होगी। एक होगा वो ये होगा कि स्टेट बैंक जो है वो शायद अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करे, और मैं तकरीबन इस साल में 100 बेसिस पॉइंट यानी तकरीबन 1% इंटरेस्ट रेट यानी 9% तक, बढ़ता हुआ मैं देख साढ़े रहा आठ या हूँ, नौ 8.5-9%। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ बन जाएंगी, और हुकूमत को इसमें बड़ा बैलेंस रखना होगा। इस वक्त मेरा ख्याल है कि सोशल प्रोटेक्शन, लाइवलीहुड की प्रोटेक्शन, हेल्थ जो है वो उसकी प्रोविज़न, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अभी भी इसका जो फिस्कल एक्सपेंशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी तरफ जा रही है। कंट्रैक्शन जो है वो शायद जब तक कोविड से पूरी तरह हम निमटने के तौर पे तैयार नहीं हो जाते, शायद हमें कंट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। बड़ा आपके ख्याल में ये बैलेंस है, मतलब ट्राईपॉट है ना, ये एक इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी है, और तीसरी तरफ फूड प्राइसेस हैं,
और फूड प्राइसेस जो हैं वो ड्राइवर है इन्फ्लेशन का बेसिकली, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस तो हमें पता है वो अब स्टेबल हैं कुछ किसी हद तक। तो बहुत मुश्किल नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, इसको करना कम से कम इस फिस्कल ईयर में? यकीनी तौर पे मुश्किल है, और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ उसके जो नेगोशिएशन चल रहे हैं तीसरी ट्रांच के लिए, हुकूमत अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही IMF को। IMF की डिमांड है रेवेन्यू बेस बढ़ाने की, IMF की डिमांड है एनर्जी सेक्टर डेट को ख़त्म करने के लिए टैरिफ्स जो हैं बढ़ाए जाएँ, बिजली के और गैस के भी, और हुकूमत जो है वो अभी तक उसको रेजिस्ट कर रही है जहाँ तक वो कर सकती है। लेकिन यकीनन हमें ये भी देखना है कि खुदा न खास्ता अगर दूसरी लहर आती है तो हुकूमत के पास पहली लहर में तो 12,000 रुपया पर फ़ी ख़ानदान जो थे, जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे, उनको देने के लिए मौजूद थे। अब अगर खुदा न खास्ता दूसरी लहर या पहली लहर ही दोबारा तेज़ होती है तो उसके लिए पैसे कहाँ से स्क्वीज़ किए जाएंगे, वो एक हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा। ये कोविड तो अब मैं जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बैक टू बैक 2 फिस्कल ईयर्स को इसने अफेक्ट कर दी है, और जो प्रोजेक्शंस हैं वो उसमें इसको फिगर इन करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बट टेकिंग इट जस्ट असाइड, 3 चीज़ों को अगर हम समझें, एक इन्फ्लेशन विच इज़ मॉनेटरी साइड से कंट्रोल आप उसे करते हैं, दूसरा पैसा खर्चने के लिए कितना है आपका फिजिकल साइड, और तीसरा जो है वो गंदम, क्योंकि फूड है। और इससे रिलेटेड ये दोनों पॉलिसीज़ तो लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन भी है कि पॉलिसी मेकर जो मिनिस्टर बैठा हुआ है वहाँ पे वो इसको ऐसा सोल्यूशन दे कि वह हर वक्त इसको वक्ती तौर पे सेटल ना करना पड़े कि अब ये कर दें, इंटरेस्ट बढ़ा दें। कोई पॉलिसी लेवल के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कोई फ्रेमवर्क, पूरा तो मैं नहीं पूछ सकता। देखिए ताहिर, जब कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त ADB ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने 3 चीज़ों की वार्निंग दी थी। एक तो उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी की वार्निंग दी, पेंडेमिक की। दूसरा एक आलमी कसाद बाजारी की कि ग्लोबल रिसेशन होगी, और तीसरा फूड इनसिक्योरिटी की। बाकी जो जगह हैं वहाँ पे तो शायद ये तीनों चीज़ों के अपने अपने फैक्टर्स थे। पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त मुतासर हो रहा है। हेल्थ खुदा का शुक्र है कि हम रीजन में कदर बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड GDP है इस साल की, वो साउथ एशिया की प्रोजेक्टेड GDP में जो इकनॉमिक आउटलुक अभी हाल ही में आई है IMF की, उसमें सबसे कम है, 1% उसकी बात की जा रही है। जो फूड इनसिक्योरिटी है डेट इज़ प्योरली हमारा पॉलिसी लेड डिज़ास्टर, यानी कि हमारे यहाँ गंदम जो थी उसको इतनी कम अज़ कम उसकी पैदावार हो चुकी थी कि उसको मैनेज किया जा सकता था। ठीक है, उसमें शॉर्टेज थी 1.5 मिलियन टन के करीब, लेकिन उसमें एक तो डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ों के लिए। यानी इस वक्त हमारी जो मेजर फसलों की जो पैदावारी तखमीना लगाया जाता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी और गिरदावर के जो होते हैं एस्टीमेट, उसकी बेसिस पे होता है कि कितने रकबे पे गंदम काश्त होगी, कितने रकबे पे मक्की है, कितने रकबे पे चावल है, और उसकी बेसिस पे वो जो है फोरकास्ट जो आती है। हमारे पास जो लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था वो 1980s का है, जो कि अब यकीनी तौर पे उसको अपडेट करने की 2009 में भी तो एक सर्वे हुआ था ना एग्रीकल्चर। नहीं, मैं सेंसस की बात अच्छा, सेंसस की बात। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो सेंसस है वो 80s का है, तो एक तो हमें उन सेंसस को अब इम्प्रूव करना है ताकि हमें पता हो कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो है कितनी, कंजम्पशन कितनी है। दूसरी एक चीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दी है, आई होप के उस पर जल्द काम शुरू हो रहा होगा, STPI भी उसमें हेल्प कर रही है, वो एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड का है कि जो इस वक्त तहसीलों में और ज़िलों में जो डाटा इकट्ठा होता है, जो कि DC ऑफिस में आता है, EDO मार्केटिंग के ज़रिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ज़रिए, लाइफ स्टॉक वाले के ज़रिए, कि उस ज़िले में चावल कितने हैं, चीनी कितनी है, दालें कितनी हैं, DFC बताते हैं कि गंदम का स्टॉक कितना है। तो वो सारे को डाटा को हम कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं एक डैशबोर्ड की शक्ल में, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ब्लिंक होना रियल टाइम में, हाँ, तो रोज़ाना की बेसिस पे वो हो रहा हो, और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रेड, येलो और ग्रीन में वो शो हो रहे हो। जहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट रेड हो जाए, यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो शॉर्ट होने के करीब है, कंजम्पशन और सप्लाई जो है वो आलमोस्ट इक्वल है, वो येलो हो जाए, और यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वो रेड हो रहा हो, और जहाँ पे सरप्लस है वो ग्रीन हो रहा हो। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड जो है ये शायद एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है सारे सर्कमस्टांसिस में। तो अगर हमें वो जो ट्राई का इस वक्त जो बरमूदा ट्रायंगल जो कि हमें अफेक्ट कर रही है फूड सिक्योरिटी की और कोविड की और इन्फ्लेशन की,
तो उससे निकलने के लिए एक तो हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए जिनकी बेसिस पे हम डिसीजन ले सकें। दूसरा, इस वक्त हुकूमत को फौरी तौर पे जो एक चीज़ जिस पर फोकस करना है वो है लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों का रोज़गार, सोशल प्रोटेक्शन की तरफ देखना और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, हेल्थ को यकीनी बनाना। हम ऑलरेडी एक मकरूज़ मुल्क हैं, लेकिन इस वक्त जो कर्ज़ा लेना होगा वो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए लेना पड़ेगा हमें। यानी कर्ज़ा लेके हम ये नहीं कर सकते कि एनर्जी सेक्टर डेट चुका दें या कर्ज़ा लेके लास्ट में सोशल प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे लगा दें। हमें सोशल प्रोटेक्शन के लिए कर्ज़ा लेना होगा, और इस तरह के कर्ज़ा लेने में मैं नहीं समझता कि कोई कबाहत है। पूरी दुनिया जो है इस इमरजेंसी से निकलने के लिए कर्ज़ा ले रही होगी। दो बुनियादी छोटे छोटे, वक्त ख़त्म हो रहा है, मतलब गुफ्तगू तो ज़ाहिर है हम मज़ीद प्रोग्रामों में भी ये करते रहेंगे। क्विकली मैं आज के लिए दो छोटे छोटे सवाल। एक तो डैशबोर्ड तो एक टूल है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपके ख़्याल में इसके लिए मज़ीद बनना चाहिए जल्द, जो इमीडिएट के साथ अगले ही सॉल्व कर सके? एक और दूसरा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन में जो फूड सिक्योरिटी है उसका एलिमेंट कितना होना चाहिए? देखिए, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर हम इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये अमदादी कीमत और गंदम की ख़रीदो फरोख्त जो है उससे हुकूमत अपने आप को निकाल ले, सिर्फ स्ट्रेटजिक रिजर्व्स पे तक अपने आप को महदूद रखे, तो वो सारा पैसा जो कि गंदम को ख़रीदने में और फिर उसको बेचने में जो सब्सिडी दी जाती है, वो पैसा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन में काम आ सकता है। डायरेक्टली बेनिफिशरीज जो है एहसास के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, अगर उनको वो दे दिया जाए या उनको एनर्जी टैरिफ में, बिजली के बिलों में उनको जो है एक सब्सिडी जो है वो दे दी जाए, तो इसको इनडायरेक्टली भी हम सब्सिडी दे सकते हैं। या यूटिलिटी स्टोर्स का ऐसा फूड प्रूफ मैकेनिज़्म बनाया जाए, अभी तो वहाँ पे भी पिलफरेज होती है, तो उसका कोई ऐसा फूड प्रूफ मैकेनिज़्म हो कि आपको डायरेक्टली अमदादी कीमत पर वो चीज़ें मिल सकें। अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी मैं हमेशा से कहता चला रहा हूँ कि उसका ज़माना लग गया, अब हमें टारगेटेड सब्सिडी पे जाना है। आखिरी क्वेश्चन जिस पे हम ख़त्म कर देंगे ये प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी ख़ास तौर पे मैं गंदम के आने वाला जो साल है एक, उसमें हाउ डू यू सी इट? इट्स ग्रिम, इट्स स्टेबल और इट्स वेरी होपफुल? हमें थोड़ा सा इस वक्त जो, यानी ये तो हुकूमत ने एक फ़ैसला कर लिया स्पोर्ट प्राइस का, और इसकी वजह से यकीनन काश्तकार जो है वो इनकरेज होंगे गंदम लगाने में। हमारा जो एक और मसला आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का मसला आ रहा है। पिछले कई सालों से एन उस वक्त जबकि गंदम की फसल कटाई के लिए तैयार होती है, बारिशें होती हैं, आंधियाँ आती हैं, खड़ी फसल जो है वो तबाह हो रही होती है, और हमारे पास इस वक्त जो गंदम की बवाई और उसकी कटाई, उसके सीजन को चेंज करना है। हमें इस तरह का सीड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि रेजिस्टेंट हो बीमारियों से। इस पर येलो रस्ट की डिजीज़ जो है वो आ रही है। इस तरह का सीड इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि आपके जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनसे मुताबिकत रखता हो। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी। एक जो एस्पेक्ट है उसको तो हुकूमत कवर करने की कोशिश कर रही है अमदादी कीमत से, सब्सिडाइज आटे से, लेकिन सिर्फ इससे मामला जो है वो बनेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। अब हमें थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को हम इस पे एंड करते हैं। 3 बुनियादी कंक्लूजन है इससे जो निकलते हैं कि एक तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट की भी हमें ज़रूरत है, दूसरा लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनिशिएटिव की भी ज़रूरत है और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की, और ऐसे लोगों की जो इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को फिर आगे इम्प्लीमेंट भी कर सकें, और तीसरी गुज़िश्ता 19-20 हज़ार साल से जिस हम प्रैक्टिस में चलते हुए आ रहे हैं, आइस एज के बाद, मेल्ट होने के बाद से तकरीबन 20,000 साल से वो चीज़ चेंज हो रही है क्लाइमेट चेंज से, जिससे क्रॉप पैटर्न चेंज हो रहे हैं और उनकी जगह चेंज हो रही है और उनके सीज़न चेंज हो रहे हैं, और इसको भी उस पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाना है। देखें हुकूमत इसमें कैसे कामयाब होती है। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे होंगे। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए।